हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 6 के अंदर मार्केटिंग। और मार्केटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, यानी कि विपणन के कौन कौन से महत्व हैं। ये महत्व सभी पार्टी सभी कैटेगरीज़ के लिए है। यहाँ पर आपके बिजनेस पर्सन के लिए बनेंगे, सोसाइटी के लिए बनेंगे, कंट्री के लिए बनेंगे और कंज्यूमर्स के लिए बनेंगे। तो यहाँ पे हम 4-5 टाइप के क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंसेस पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं फॉर बिजनेस पर्सन और एंटरप्राइज, यानी कि किसी बिजनेस के लिए या बिजनेस पर्सन के लिए आपको किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है मार्केटिंग, उस चीज़ के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वाइवल इन कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए। देखो, ये चीज़ें आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ही समझ चुके हैं। मैंने आपको बताया था इस बारे में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप कंज्यूमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को जानकर वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, इस चीज़ को पहचान कर उसका अध्ययन करके और फिर उनको क्या करते हैं, उत्पाद और सेवाएं देते हैं, तो इससे उनका क्या होता है, संतुष्टि का स्तर बढ़ता है। और ऐसा स्तर बढ़ने से आपका जो बिजनेस है, आपका जो कंपटीशन है, वो आपके कॉम्पिटिटर्स में अच्छा रहता है और आप उस कंपटीशन में सर्वाइव कर पाते हो। यानी कि बिना मार्केटिंग के आज के टाइम में कोई भी बिजनेस कंपटीशन को फेस नहीं कर सकता। आपको इसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, विपणन की रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी और उनका निष्पादन, उनका क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा। तब जाकर आप मार्केटिंग के द्वारा अपने प्रतिस्पर्धी वातावरण के अंदर प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2 पे पढ़ रहे हैं हम। नंबर 2 पर बेसिस ऑफ प्लानिंग। देखो, ये काफ़ी सिंपल है। बेसिस ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन, कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो नियोजन का आधार है। आधार कैसे है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है बिफोर प्रोडक्शन और कब तक चलती है, सेलिंग के बाद तक चलती रहती है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। कैसे कर रही है कि जब आप मार्केटिंग के कार्य करोगे तो सबसे पहले आप मार्केट एनालिसिस करोगे और इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करोगे। और मैंने आपको बताया था प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अगर आप मार्केटिंग को छोड़ के या किसी भी तरह की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशंस होना कैसा है, एसेंशियल है, आवश्यक है। और इन इन्फॉर्मेशंस को पाने के लिए जो मैनेजर होता है वो फ्यूचर का क्या करता है, फोरकास्टिंग करता है, पूर्वानुमान लगाता है कि भविष्य में क्या होगा, उन घटनाओं का अध्ययन करता है और फिर उनके आधार पे प्रभावी क्या बनाता है, योजनाएं बनाता है। अब यहाँ पर जो आप मार्केटिंग करने वाले हैं, इस मार्केटिंग में आपने क्या किया है, मार्केट एनालिसिस किया है। और मार्केट एनालिसिस करने से आपके पास वो इन्फॉर्मेशंस आ चुकी हैं जो कंज्यूमर्स को मार्केट में फ्यूचर में आपको फेस करनी होंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले से ही क्या कर लेते हैं, जब स्टडी कर लेते हैं तो ऐसी स्टडी से आपकी जो प्लानिंग होती है भविष्य की, वो कैसी बनती है, बहुत ही बेस्ट इफेक्टिव प्लानिंग बनती है। इसलिए हम ये कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो आपका कैसा है, ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं मोर सेलिंग। देखो, विक्रय तो ज़्यादा होना ही है। नंबर 3 पे हमारा पॉइंट है अधिक विक्रय। अधिक विक्रय, देखो मैं आपको बता दूं, माल वही ज़्यादा बिकता है जो हमेशा डिमांड में रहता है। जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हो और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आप बार बार ये सर्वे कर रहे हो, ये जांच कर रहे हो कि कंज्यूमर्स की नई नीड्स और डिज़ायर्स क्या हैं, तो आपका प्रोडक्ट कभी भी मंदी को फेस नहीं करेगा। आपके प्रोडक्ट का कभी रिसेशन नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि आप हमेशा कंज्यूमर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो।
अब ऐसा प्रोडक्ट जब बनेगा तो फिर कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई भी होगा, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, और ऐसी बिक्री से आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो बिक्री है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं मोर प्रोडक्शन। देखो ये सारे के सारे जो एडवांटेज हैं, जो इम्पोर्टेंस हैं, वो सभी एक बिजनेस के लिए हैं। हर बिजनेस चाहता है कि उसकी सेलिंग बढ़े, उसका प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रोडक्शन बढ़े, और ये सब चीज़ें बढ़ाने का एक टॉप आइडिया कौन सा है कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट बेटर ढंग से करें। मोर प्रोडक्शन तब होता है जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड होती है, और मैंने अभी आपको समझाया था लास्ट पॉइंट के अंदर कि डिमांड हम बना तो रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तैयार करके। जो कंज्यूमर सर्वे किया हमने, जो मार्केट एनालिसिस किया, उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशंस हमें मिली, उन इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमेशा आपका प्रोडक्शन है वो कंज्यूमर की डिमांड में रहेगा, और ऐसे प्रोडक्शन के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इस इंटरेस्ट को देखते हुए आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा प्रोडक्शन होने पे आपको पता है क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होने पर हमारी लागतें कैसी आती हैं, कम आती हैं। तो इसका जो अगला नंबर 5 बनेगा वो बनेगा रिड्यूस इन कॉस्ट, लागतों में कमी। देखो लागतों में कमी कब होती है, जब हम ज़्यादा उत्पादन करते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा बनाते हैं। मैंने आपको अभी 1-2 लेक्चर पहले बढ़ाया था कि कॉस्ट जो होती है वो होती है 2 तरह की। एक तो होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो प्रोडक्शन के विस्तार के हिसाब से घटती बढ़ती नहीं है। यानी कि वो कॉस्ट उतनी ही आएगी, चाहे आप 1 यूनिट बना लो, चाहे आप 100 यूनिट बना लो, चाहे आप 1 लाख यूनिट बना लो, वो कॉस्ट आपकी उतनी की उतनी ही रहेगी, फिक्स रहेगी। जिसमें मैंने आपको बात की थी इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में और बिल्डिंग रेंट के बारे में। ये वो खर्चे होते हैं जिनमें काम ज़्यादा करने, नहीं करने या कम करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारे के सारी कॉस्ट आपकी उतनी की उतनी ही रहती हैं। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसमें हम माल की लागत रखते हैं, लेबर की लागत, श्रम की लागत रखते हैं, बिजली का उपभोग रखते हैं। भाई आज मान लो कोई फैक्ट्री है, उसमें 24 घंटे उत्पादन होता है तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। किसी टाइम में जब उसके हिसाब से मौसम नहीं है, प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आपने केवल 1 घंटे काम किया तो बिजली खर्चा कम आएगा। लेकिन जिस बिल्डिंग में वो मशीन लगी हुई है, जो फैक्ट्री चल रही है, क्या उस बिल्डिंग के रेंट में भी कोई अंतर आएगा? तो आंसर है नहीं, रेंट तो उतना ही रहेगा, चाहे आप 24 घंटे काम करो, चाहे आप 1 घंटे काम करो। तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट है वो कॉस्ट कम कब आती है? जब आप क्या करते हो, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हो। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने से आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी दर से बढ़ जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपकी स्टेबल रहने से बहुत सारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स में बढ़ जाएगी। और ऐसा होने से आपकी जो टोटल लागत है, प्रति इकाई लागत, वो कैसी आएगी? कम आएगी। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जब आप बड़े स्तर पे क्या करते हो, उत्पादन करते हो, तो बड़े स्तर पे उत्पादन करने से आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, और उससे संबंधित जो आपकी लागतें हैं वो कैसी आ जाती हैं? कम आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर 6, हेल्प्स इन अचीविंग मिडिलमैन। देखो मिडिलमैन का मतलब होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब वो व्यक्ति जो आपके माल को प्रोडक्शन लेवल से कंजप्शन लेवल तक पहुंचाते हैं। यानी कि किसी माल को फैक्ट्री से निकालकर कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचाना, ये काम किसका होता है? मिडिलमैन का होता है। और इन मिडिलमैन में हम डिस्कस करेंगे होलसेलर और रिटेलर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जो मोस्ट रिपीटेड कंपनी होती है, वो रिपीटेड कंपनी क्यों है? क्योंकि उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, क्योंकि उसके प्रोडक्ट के इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट हमेशा आते रहते हैं, टीवी चैनल्स पे, बोर्ड होर्डिंग्स में, अखबारों के माध्यम से।
तो ये चीज़ जो है वो आपकी प्रचलन में रहती है, दिमाग में रहती है, एक इमेज बन रही है किसके माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में। और ऐसा होने से जो होलसेलर और रिटेलर हैं वो उसी कंपनी के माल को बेचने के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। भाई जैसे आपने नाम सुना हुआ है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सरस ऑर्गेनाइजेशन, और ये घी बनाता है, घी। एक है महान, ये भी घी बनाता है। एक है आपका पातीराम, ये भी घी बनाता है। अब इन तीनों के बारे में आपको ब्रांड नेम पता है, आपने मार्केट में इन चीज़ों के नाम देखे हैं, इनके प्रोडक्ट देखे हैं, टीवी पे अखबारों में इनके विज्ञापन भी आते हैं, तो इनके बारे में आपके माइंड में एक इमेज है। लेकिन कल को मान लो एक नया घी आता है जिसका नाम है साइकिल ब्रांड घी, और ये कंपनी जो है ये काफ़ी दिनों से चल रही है लेकिन किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी मार्केटिंग पॉलिसी इतनी अच्छी है, ना ये इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और ना किसी कंज्यूमर से या किसी रिटेलर होलसेलर से इसका नाम सुना है। अब मान लो ये कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी या अपनी एजेंसी बांट रही है, तो ऐसा करने पर क्या इसके काम को लेने के लिए, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए जल्दी से कोई होलसेलर तैयार हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या है कि केवल जो जांचे परखे हुए जो प्रख्यात नाम होते हैं उन्हीं की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में या उनका ही वितरण करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि अगर कोई कंपनी अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट करती है तो उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए होलसेलर और रिटेलर अपने आप ही क्या जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे उनको आपको मार्केट में बेचने में काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को बोलते हैं ख्याति, प्रसिद्धि, ख्याति का निर्माण करती है। ध्यान रखना है अपन को, मार्केटिंग ख्याति का निर्माण करती है। आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे कि जब किसी प्रोडक्ट की ब्रांड, जब किसी प्रोडक्ट का नाम मार्केट में कंज्यूमर्स के माइंड में रहता है तो वो उसको बार बार परचेज़ करना पसंद करते हैं, उस उत्पादों को खरीदने के लिए दूसरे लोगों को सलाह देते हैं। और ये छवि आपने बनाई है अपने इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा। आप इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपने कंज्यूमर नीड्स को ढंग से जाना, समझा और परखा है, और उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। और ऐसा करने से कस्टमर सेटिस्फाई है। जब आप सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करोगे तो आपके जो कंज्यूमर्स है वो हमेशा आपके ही रहेंगे, और ऐसा करने से आपकी जो गुडविल है वो सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर्स के माइंड में कैसी होगी, इम्प्रूव होगी, और ये चीज़ आपके लिए कैसी है, बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, विकास व विस्तार। देखो सारी की सारी बातें आपकी डिपेंड करती हैं केवल कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करता है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है 11th के अंदर भी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। और प्रॉफिट अर्निंग अगर ईजिली होने लगे, अच्छे ढंग से होने लगे, ज़्यादा मात्रा में होने लगे, तो फिर हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता। वही चीज़ यहाँ पर है। अगर आप मान लो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो तो आप हमेशा कस्टमर्स के लिए कैसे रहोगे, इंटरेस्ट में रहोगे, आप कस्टमर की डिमांड में रहोगे, और ऐसा करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखो जो अपने पहले पॉइंट पढ़े थे वो सारे रिलेट हो रहे हैं आपस में। मेन चीज़ है आपकी कंज्यूमर नीड्स। देखो हम रिलेट कर रहे हैं कैसे, आपको याद करना भी ईजी रहेगा। सबसे पहले आपने कंज्यूमर नीड्स को स्टडी किया, स्टडी करने से आपको प्लानिंग करने में हेल्प मिली, प्लानिंग करके आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया, ज़्यादा प्रोडक्शन किया क्योंकि मार्केट में डिमांड है। ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या हुआ, आपकी जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो कैसी आई है, कम आई है। इसके अलावा आप जब ज़्यादा बनाओगे, ज़्यादा बेचोगे तो आपने मोर सेलिंग की, मोर सेलिंग पे आपको मोर प्रॉफिट होंगे, मोर प्रॉफिट पे आपकी गुडविल बढ़ेगी, और मोर प्रॉफिट होने पर ही आप क्या कर पाओगे, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन कर पाओगे। तो डेवलपमेंट और एक्सपेंशन डिपेंड करता है आपकी रेवेन्यू पे, आपकी इनकम पे, और इनकम तो हम ज़्यादा कर ही रहे हैं ना। वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पूरे के पूरे मैनेजमेंट को मार्केट के अकॉर्डिंग किया है। मार्केट जैसा चाहता है वैसा काम कर रहे हैं, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल कैसा है, सूटेबल है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो प्रॉफिट है वो हायर रहेगा, और हायर प्रॉफिट में आपका जो बिजनेस का एक्सपेंशन है, डेवलपमेंट है, वो भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं, हायर प्रॉफिट।
हायर प्रॉफिट से आपको समझ में आ गया होगा कि आप डेवलपमेंट एक्सपेंशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सेलिंग बढ़ रही है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी जो कॉस्ट है वो वैसे ही कम हो गई, तो आप दो जगह पैसे बचा रहे हो। एक आपने पैसे बचाए हैं, एक आपने पैसे बनाए हैं। पैसे कैसे बचाए? ज़्यादा प्रोडक्शन करके। पैसे कैसे बनाए? ज़्यादा लाभ कमा कर। तो ये सारी चीज़ें आपको उतना क्या कर रही हैं, हायर प्रॉफिट दे रही हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, ईजिली डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है। नंबर 9 पे हम डिस्कस करेंगे, 10 पे सॉरी, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, मैंने आपको 11th क्लास के अंदर बताया था इस बारे में कि एक बिजनेस जो होता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग है, हम मान रहे हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं साथ में हमको लेके चलना है, साथ में रिलेट करना है किसको, सोशल सेटिस्फेक्शन को। और सोसाइटी के लिए जो ढेर सारी उसकी नीड्स होती हैं, जो एक्सपेक्टेशन होती हैं बिजनेस से, उन सबको अगर हम पूरा करते हैं तो हम हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। भाई सोसाइटी आपको ढेर सारे रिसोर्सेज देती है। हम मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये सारी चीज़ें कहाँ से लाते हैं? हम लाते हैं सोसाइटी से। अब सोसाइटी से लेके आ रहे हैं तो उन चीज़ों के एक्सचेंज के फॉर्म में आपसे जो सोसाइटी है वो कुछ लेना चाहेगी। अब वो क्या ले रही है? वो चाहती है भाई आप पॉल्यूशन ना करो, वो चाहती है कि आप रीज़नेबल प्राइसेस पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दो। जो हमारी सोसाइटी चाहती है, जो कंज्यूमर्स चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या करो, आप क्वालिटी दो। और ये सारी चीज़ हम कर तो रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमने यही किया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो हमने मार्केट सर्वे किया, जो मार्केट एनालिसिस किया, उससे जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है। और कंज्यूमर्स को के ग्रुप को ही तो क्या कहते हैं, हम सोसाइटी कहते हैं। तो जब कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करोगे तो सोसाइटी सेटिस्फाई होगी, और सोसाइटी सेटिस्फाई होगी तो हम ये मानेंगे कि हमने लाभ कमाने के साथ साथ, प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ क्या किया है, जो हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा किया है। ठीक है। तो इस तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर 11 पे अपन बात कर रहे हैं, हेल्प इन इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस का भी यही सीन है भाई। आज हम देखें कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर जो कल्चर है, जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो क्लाइमेट है, वो सब कैसा है, दूसरी कंट्री से सेपरेट है, अलग है, डिफरेंट है। अब ये जो डिफरेंस है ये आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट बताता है कि जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करो, जब आप दूसरी कंट्री के मार्केट में एंटर करो, तो सबसे पहले वहाँ के लोगों के बारे में जानो। क्योंकि जैसा हम पसंद करते हैं वैसा ही वो पसंद करें, ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो अगर आपको वहाँ के मार्केट में, यानी कि जो बिजनेस बड़े लेवल पे चल रहे हैं और उनको इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचना है, तो इंटरनेशनल मार्केट में सक्सेस लेने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है मार्केटिंग करना। आप क्या करोगे, सबसे पहले उस फॉरेन कंट्री के, उस विदेशी देश के आपके जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी नीड्स के बारे में जानो, वहाँ के कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानो, वहाँ के चलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानो, प्राइसेस के बारे में जानो, वहाँ की डिमांड क्या है, वहाँ का क्या टेस्ट है, क्या फ्लेवर है, क्या इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें आप जानोगे तब जाके उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना पाओगे। और अगर आपने उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना दिया फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, फिर तो आप वहाँ पे सक्सेस हो ही जाओगे। बहुत सारी कंपनियां जो विदेशों में अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं वो फेल हो जाती हैं। उस फेल होने के पीछे जो मेन जो रीज़न होता है वो ये होता है कि वो वहाँ के मार्केट को, वहाँ के एनवायरनमेंट को ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाती कि वहाँ पर उनको किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है। लेकिन अगर मान लो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हुए वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को पूरा करते हैं, जो हमने मार्केटिंग फंक्शंस पढ़े थे पहले 14-15, उन सबको आप ढंग से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा करने से जो आपका सक्सेस है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर मान लो कोई बिजनेस जो इंटरनेशनल मार्केट में डील करना चाहता है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मार्केट सर्वे करना चाहिए। और ये सारे काम हम कहाँ करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको असिस्ट करता है, आपको हेल्प करता है किसके अंदर, कि आप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या मिले, सक्सेसफुल हो। तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस, कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारे लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसके माध्यम से हम सारी व्यवस्थाओं को समझ जाते हैं, सीख लेते हैं और फिर उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं।
तो हमारा सक्सेस होना बनता ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके इम्पोर्टेंस हैं मार्केटिंग के, वो बिजनेस एंटरप्राइजेज़ के लिए हमने कंप्लीट किए आज, जिसमें मैंने आपको 11 पॉइंट्स के बारे में समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।